हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की हिंदी मीडियम में गणित कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं इसका अध्याय 4, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और आज करेंगे इसका परिचय। परिचय क्यों जरूरी होता है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके अंदर, उस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं हम एक शॉर्ट तौर पे जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले हमारा जो आंकड़ों का प्रबंधन, देखिए आंकड़ों का प्रबंधन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आंकड़े क्या होते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए हमारे जो भी नंबर्स होते हैं वो सब कहलाते हैं हमारे आंकड़े। अब आंकड़े अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो उनको कैसे मैनेज करें, उनको कैसे हम लोग एक व्यवस्थित रूप से हम लोग उनको जमाएं, इन जमाने को ही हम प्रबंधन कहते हैं, ठीक है ना। आंकड़े जो होते हैं हमारे, अब जैसे मान के चलिए दुनिया भर में कितनी सारी पब्लिक है, अब उसके अंदर क्या होता है, अब उनको उनमें जितने वयस्क हैं, जितने वृद्ध हैं, है ना, जितनी महिलाएं हैं, जितनी बेटियां हैं, अगर उनका हमको एक प्रबंध करना है, मतलब उनको एक मैनेज करना है, तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जहां पर हम लोग उन आंकड़ों का, जिसको हम आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। देखें तो आंकड़ों का प्रबंधन मतलब उनको एक व्यवस्थित रूप से जमाना ही आंकड़ों का प्रबंधन होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स दी हुई हैं, अलग अलग मेथड्स दी हुई हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। आइए देखते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला है आलेख, एक चित्रलेख, ठीक है ना। अब एक चित्रलेख का मतलब क्या होता है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़े को चित्रीय निरूपण। देखिए अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या है। सबसे पहली बात, यहां पर आपको चित्र के अंदर कुछ चीजें दिख रही होंगी जिसको हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ। जी हां, आप लोगों ने बहुत सही सुना। और ये जो पिक्टोग्राफ है ये हम लोग अपने बचपन में, जब भी हम लोग ज्यादातर 3rd 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में थे या 6th स्टैंडर्ड में थे, तो हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से करना जानते हैं। मतलब पिक्चर के माध्यम से हमारे आंकड़ों को क्या करना, आंकड़ों का प्रबंध करना या उनको व्यवस्थित रूप से बताना। देखिए यहां पर एक कार जो है वो 100 कार के बराबर है, मतलब एक संकेत 100 कारों का प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। जैसे यहां पर एक कार है तो यहां पर एक कार 100 हो गई, यहां पर भी 100 हो गई, तो यहां पे है आधी कार, ठीक है। तो ऐसे 100 प्लस 50 बराबर कितना हो गया, 250। आया समझ में। तो इस तरह से एक कार यहां पर 100 को बता रही है, ठीक है ना। जैसे जुलाई के महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ कार का, 250। अगस्त के महीने में कितना हुआ, 300। और उसके बाद सितंबर के महीने में कितना हुआ, तो कितनी कार है, 1 2 3 और 4, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 400। तो यहां पर चित्र के माध्यम से हमने आंकड़ों का प्रबंध किया, जिसको हम कहते हैं एक चित्रलेख, ठीक है ना। मतलब चित्र के माध्यम से, आप चित्र कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर तो एक कार का मैंने आपको बताया है, ऐसे चित्र बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, और उसको हमारे मतलब क्या इस तरह से बताना, किस तरह से व्यवस्थित करना, यहां पर उनको बताया हुआ है। जैसे जुलाई के माह में कितनी कारों का उत्पादन हुआ। अब देखिए यहां पर चित्र के माध्यम से नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब उनका मुझे आंसर देना है। क्या दिया हुआ है, जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ। देखिए यह है जुलाई। अब जुलाई के महीने में आप जान सकते हो कि हमारे पास कितनी कार का उत्पादन हुआ, 100, 200 और 50। तो यहां पर कितना हो गया, 250, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। तो यहां पर सितंबर का महीने में कार का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन हमें यह नहीं लिखना है कि कितनी कारें बनी, किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। तो हमको यहां पर लिखना है सितंबर में, है ना, सितंबर में, है ना। अब जैसे अगर हम लोग जानते हैं तो देखिए गाड़ी हो गए, 2 व्हीलर हो गया या 4 व्हीलर हो गया या कोई भी चीजें हो गई, ये ज्यादातर काय में उठती हैं, त्योहारों के टाइम पे। जैसे दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, गणेश जी हो गए, मतलब लोग ऐसे त्योहार चुनते हैं, तो यहां पर उन चीजों का उत्पादन भी उतना बढ़ाया जाता है। अब भाई जैसे मान के चलिए सितंबर का महीना है या जुलाई का महीना है, तो यहां पर
आप अपने तरीके से भी एक जजमेंट लगाकर भी आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे आप न्यूज में भी देखते होंगे, ज्यादातर न्यूज आती है कि दिवाली के टाइम पे सबसे ज्यादा कारें उठी। तो ये कैसे उठी? एक आंकड़ों का प्रबंध किया, मतलब वहां पर एक पूरा मतलब देखा कि कितने शोरूम में वहां पर सबसे ज्यादा बिक्री कहां पर हुई। उस तरह से ये पूरे आंकड़ों को व्यवस्थित करके बताया जाता है कि भाई सितंबर माह में इस शोरूम में सबसे ज्यादा कारें बिकी। तो यहां पर कैसे पता पड़ा? उनने भी कहीं ना कहीं आंकड़ों का प्रबंध किया होगा, तब जाके पता होगा कि सबसे ज्यादा आंकड़े कहां के आए। तो वहां पर हम लोगों को पता पड़ जाता है कि भाई इस जगह पर कार सबसे ज्यादा बिकी। उसके बाद जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो इस चित्र को देखकर हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया हमारा एक चित्रलेख, ठीक है ना, जिससे हमको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ, जिससे संकेतों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? आंकड़ों का प्रबंध करते हैं। तो आया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में। चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमें दूसरी मेथड आंकड़ों का प्रबंध करने में क्या दी हुई है। अब आता है एक दंड आलेख। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसका यूज आप लोग बहुत अच्छे से करना जानते भी होंगे, लेकिन अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि आगे भी इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। क्या दिया हुआ है? एक दंड आलेख, मतलब एक समान चौड़ाई के डंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें डंडों की लंबाई क्रमशः उनके मानों के समानुपाती होती है। जैसे मान के चलिए यहां पर ये जो दंड है ना, इनकी चौड़ाई तो बिल्कुल समान होती है, लेकिन ये जो दंड है ये जितने उठे हुए हैं ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि भाई कोई भी सूचना को अगर मुझे बताना है ना, मान के चलिए कि यहां पर 2003 2004 दिया हुआ है, 2004 2005 दिया हुआ है, 2005 2006 दिया हुआ है, 2006 2007 दिया हुआ है और 2007 2008 दिया हुआ है। मतलब 2003 से 2008 के बीच में कुछ सूचनाएं होंगी जो कि मुझे इस दंड आलेख से बताना है। अब सूचना कुछ भी हो सकती है ना। मान के चलिए कि यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पे बनाऊं, जैसे भाई वर्ष 2000, जैसे मैंने एक कोचिंग चालू करी है ना, या मैंने एक स्कूल चालू किया, या मैंने एक कंपनी चालू करी, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं कि जब मैंने चालू करी तो 2003 और 2004 के बीच में मेरे पास 100 वर्कर थे, ठीक है ना। मतलब 2003 2004 के बीच में मेरे पास कितने वर्कर थे? 100 वर्कर थे। तो यहां पर ये दंड मेरा 100 तक उठा है। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा 2004 2005 में, तो उसी टाइम मेरे वर्करों की संख्या दुगनी हो गई। मतलब कितने हो गए? 200 वर्कर हो गए मेरे पास। फिर ऐसे ही 2005 2006 में मेरे पास वर्कर कितने हो गए? 250 हो गए। ऐसे ही फिर 2005 2006 में 250, 2006 2007 में कितने हो गए? 300, और 2007 2008 में मेरे पास जो वर्करों की जो संख्या हो गई वो कितनी बढ़ गई? 350 बढ़ गई। मतलब मैंने स्टार्ट किया था 2003 से कितने वर्करों के साथ? 100 वर्करों के साथ, और फिर मैं 2008 पे मैं 350 वर्करों पर पहुंच गया हूं। मतलब मैंने दिन पे दिन मेरे वर्करों की संख्या बढ़ती गई। तो मुझे ये दंड आलेख क्या बता रहा है? मुझे दंड आलेख ये बता रहा है कि मेरी 2003 से 2008 के बीच में मेरी कंपनी में कितना आगे बढ़ी है। मतलब जाहिर सी बात है कि मैं अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनको मैं बढ़ाता जा रहा हूं। तो क्या हो रहा है? मेरी तो आगे बढ़ता जा रहा हूं ना, क्योंकि मेरा काम बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लोगों की जरूरत पड़ रही है। अब जब मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी, जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, मेरा काम तो उतना ही बढ़ेगा ना। तो यहां पर आपने देखा कि देखो धीरे धीरे करके मेरा जो ग्राफ है वो कहां पर आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता जाऊं तो वैसा भी हो जाएगा। लेकिन ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, ये ग्राफ आप लोगों को दिया है कि भैया ये बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसा भी हो सकता था कि भाई अब जैसे 2000 मतलब अगर मैं 19-20 या 20-21 की बात करूं तो उस समय पे हमारा जो कोरोना काल चल रहा था उसमें मुझे वर्करों की संख्या कम हो गई क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा था, तो मेरा ये ग्राफ नीचे भी आ सकता था। फिर 2020 और 21 में ये ग्राफ और नीचे चला गया क्योंकि उस समय भी बहुत संकट का दौर था। तो ऐसे ही करते हुए मेरा ग्राफ नीचे चला गया। फिर एकदम से 2021 और 22 में मेरा ग्राफ फिर बढ़ गया क्योंकि सब कुछ चीजें बिल्कुल नॉर्मल
हो गई तो मेरे पास फिर से मेरे पास काम बढ़ गया। तो मतलब ये जो सूचना है हम इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि ग्राफ अगर अच्छे उठे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यहां पर कोई भी चीज है, कोई भी चीज है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। भाई जैसे आपका शेयर मार्केट है उसके अंदर ग्राफ जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से अलग होते हैं। अगर हम उसको इस माध्यम से समझें तो सबसे ऊंचा, फिर ये नीचा, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, तो वो नीचे ऊपर होता जाता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया है कि भाई इसके अंदर ये बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो भाई हमने क्या सीखा दूसरे नंबर पे, एक दंड आलेख। मतलब ये जो दंड आलेख है इनको कहते हैं दंड आलेख। इनकी जो चौड़ाई होती है वो समान होती है और दो दंडों के बीच में एक गैप होता है जो कि आप यहां पर देख ही सकते हैं। तो यहां पर ये जो दंड आलेख है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका यूज बहुत होता है और यहां पर आप जब अपनी पिछली कक्षाओं में भी देखा होगा तो आपने इनका यूज देखा ही होगा। तो यहां पर हमारा जो सेकंड वाला टॉपिक है दंड आलेख। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसके अंदर दिया है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। भाई मैंने सूचना तो बता दी है कि इस दंड आलेख में हमें वर्षों, है ना, वर्षों की मतलब वर्ष दिए हुए 2003 से लेके 2008 में, है ना, यहाँ पे उस सूचना वर्षों में दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें कुछ मान दिए हुए हैं। अगला क्या दिया हुआ है, किस वर्ष में विद्यार्थियों ने अधिकतम वृद्धि हुई। अब देखिए यहां पर जो बात हो रही है वो विद्यार्थियों की हो रही है, मैंने उसको बिजनेस से जोड़ा था। यहां पर मैं आपको बात बता रहा हूं जैसे यहां पे विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर दिया है कि वर्षों में विद्यार्थियों की संख्याओं के बारे में बताया है। जैसे अगर इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी हुई है, तो इस दंड आलेख में सूचना दी हुई है कि वर्षों के आधार पर विद्यार्थियों की जो बढ़ने की जो संख्या है वो बताया हुआ है। जैसे किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर 2007 से 2008 में विद्यार्थियों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई जो कि 350 विद्यार्थी हुए। मैंने इसी को ही बताया था कि मेरी कंपनी में सबसे ज्यादा वर्कर कब हुए थे, 2007 से 2008 में 350 हुए थे। तो यहां पर विद्यार्थियों को ले लिया कि भाई यहां पर वर्ष के हिसाब से 2007 और 2008 में 350 विद्यार्थी यहां पर थे। ठीक है ना। अगला क्या है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम, ये तो हमने कर लिया है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, यह भी वही है। और किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो यहां पर 350। ठीक है ना। वैसे अगर हमसे ये पूछा था कि दोनों में यही आएगा क्योंकि हर बार 50-50 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, बताइए कि सत्य है कि 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की संख्या की दुगनी है। देखिए सबसे पहले 2005 और 2006 में विद्यार्थी कितने थे, तो 2005 और 2006 में विद्यार्थी कितने थे भाई, 250 विद्यार्थी थे। ठीक है, 250 विद्यार्थी थे 2005 और 2006 में। ठीक है। अब इनने बोला है 2005 और 2006 में कितने विद्यार्थी थे भाई, 250 विद्यार्थी थे, है ना, 250 विद्यार्थी 2005 और 2006 में। लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला बोला है कि बताइए कि यह सत्य है कि 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 से दुगनी है। तो 2003-2004 में कितनी थी, 100 थी। जी हां, क्योंकि 100 इनमें क्या थी, 2004 और 2000 क्या बोला है, 2003-2004। तो 2003-2004, तो यहां पर 2003 और 2004 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, 100 है। तो हाँ भाई 100 से, अब देखिए 100 से डायरेक्ट कितना हो गया, 250। तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ दुगनी है। ठीक है ना, दुगनी है। तो क्या हो गया यहां पर, देखिए 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या 250 थी और 2003-2004 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100 है। तो भाई 2003 से 2005-2006 की बात करें तो यहां पे 100 थी और डायरेक्ट कितनी हो गई, 250 हो गई। तो जाहिर सी बात है कि दुगनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे हाँ कि दुगनी है। ठीक है ना। तो मतलब ये सब जानकारी हमें कहां से मिल रही है, ये सब जानकारी हमें दंड से मिल रही है, इसको देख के मिल रही है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने उन सूचनाओं का मतलब हमने अपने दंड को देखकर इन क्वेश्चनों को आंसर दिया ताकि आप लोगों को भी अंदाजा लग गया कि हम लोग इसमें से देखकर क्या आंसर कर सकते हैं।
आगे आते हैं कि अब आता है द्विदंड आलेख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख। अब आंकड़ों का एक साथ दो समूह है ना। अब जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि जो डार्क वाला है वो 2006 2007 है ना, और जो सफेद वाला है वो 2005 से 2006। अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अब यहां पर हमें जो सूचना दी हुई है वो क्या दी हुई है, आइए हम इस सूचना के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर सूचना हमें क्या दी हुई है कि भाई वर्ष 2005 2006 या 2007 और 2006 2007 और 2005 2006 में, मतलब 2005 2006 में जो खाली खाली दंड दिख रहे हैं उसमें विद्यार्थियों का जो परफॉर्मेंस है ना, जैसे गणित का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा कि 2005 और 2006 में गणित का परफॉर्मेंस कितना है, यहां पर 30 विद्यार्थी जो गणित के मतलब गणित में पास हुए, और 2006 और 2007 में यही ग्राफ 60 विद्यार्थी पास होने वाले हो गए। मतलब मैंने क्या करा, एक ही सूचनाओं को, मतलब क्या हुआ, एक ही सूचना, मतलब मैंने दोहरे दंड आलेख में 2 साल की सूचनाओं को मैंने बता दिया। ठीक है ना, समझ में आया। इसका मतलब यह है कि मैं, अगर मेरे पास किसी भी तरह की 2 सूचनाएं हैं और अगर मैं उनको एक ही दंड में बताना चाहता हूं तो हमारे पास यहां पर उसको कहते हैं दोहरा दंड आलेख। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरी सूचनाएं 2 साल की हैं और 2 साल की सूचनाओं को मैं एक ही ग्राफ में बताऊंगा, उसको कहते हैं दोहरा दंड आलेख। यहां पर आप देख ही सकते हैं कि किसी विद्यालय में है ना, किसी विद्यालय में जो गणित के विद्यार्थी, गणित में पास होने वाले जो बच्चे थे वो 2005 और 2006 में 30 विद्यार्थी पास हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अगले साल पे गए 2006 और 2007 में, तो यही विद्यार्थी कितने हो गए पास होने वाले, 60 वाले। मतलब हमें क्या पता, गणित में तरक्की हो गई। मतलब हमें क्या समझ में आया इसमें कि भाई गणित में तरक्की हो गई, क्योंकि पहले तो इतने पास होने वाले थे और जैसे ही अगला साल आया बच्चे 60 पास होने लग गए। वैसे हम लोग अगर सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान में क्या हो रहा है कि 2005 और 2006 में विद्यार्थी थे वो 50 पास हो रहे हैं, लेकिन अगर अगले वर्ष में उसमें कितने पास हो गए, 55। ये हो जाएगा 55, बीच का है तो ये हो जाएगा 55, मतलब 5 और बढ़ गए पास होने वाले। मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हुआ, इसमें बच्चों के पास होने की संख्या बढ़ी। हम अगर विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में देखिए 2005 2006 में विद्यार्थी कम थे, लेकिन उसके अगले साल 2006 2007 में बढ़ गए। अब लेकिन यहां पर अंग्रेजी में उल्टा हुआ। अंग्रेजी में क्या हुआ कि भाई जो 2005 और 2006 में जो विद्यार्थी पास हो रहे थे वो थे 50, पर अब अगले साल उनकी संख्या कम हो गई है ना। अगले साल उनकी संख्या कितनी हो गई, आप यहां से पता लगा सकते हैं, उनकी संख्या हो गई कितनी, 45। मतलब अंग्रेजी में क्या हुआ, अंग्रेजी में विद्यार्थी पिछले साल अच्छा किया था लेकिन इस साल उनका परफॉर्मेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे हम हिंदी की बात करते हैं तो ये है हिंदी। अब हिंदी में हमारा एवरेज रहा। एवरेज का मतलब क्या, बराबर रहा, ना पिछले साल बढ़े ना इस साल बढ़े। मतलब जितने पास होने वाले विद्यार्थी 2005 2006 में थे उतने विद्यार्थी 2006 और 2007 में मिले। तो ये हमें ये सूचना मिली, और इस सूचना को दोहरा दंड आलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने 2 साल के रिकॉर्ड को, मतलब 2 साल के रिकॉर्ड को हम लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने बताया कि भाई 2005 और 2006 में जो विद्यार्थी थे उनने परफॉर्मेंस 2006 और 2007 में क्या रहा उनका, तो यहां पर विषयों को लेकर हमने बात करी है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आप एक खुद का भी अंदाजा लगा सकते हो। आप चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं है ना। अगर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि भाई 2020 और 2021 और 2021 और 2022 आप स्वयं का एक एनालाइज करिए सारे सब्जेक्ट को लेकर कि हमारा पिछले साल और इस साल है ना परफॉर्मेंस क्या रहा है ना। जरूरी नहीं है साल को लेकर। चलिए हम एक बात ये भी बता सकते हैं कि हम 2 महीने ले लीजिए। 2 महीने मतलब मान के चलिए जैसे आपके, या एक काम करिएगा, एक सबसे अच्छा मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी हमारी तिमाही और 6 माही की परीक्षा आएगी है ना। तो उस तिमाही और 6 माही की परीक्षा का आप लोग ग्राफ बना सकते हो कि मेरे तिमाही में जो मतलब गणित में जो मार्क्स आए थे और जो 6 माही में है वो गणित के जो मार्क्स आए वो उसमें क्या अंतर रहा। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, तो हम लोग
या आपके स्कूल में एक मैडम, जब आपके सर मैडम जब टेस्ट लेते हैं तो आप उस टेस्ट से भी एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे पिछली बार के टेस्ट और इस बार के टेस्ट में क्या फर्क रहा। तो हमने उसको सूचनाओं को एक दोहरे डंडालेख में कैसे बनाएंगे, ऐसे अपने मन से जितने क्वेश्चन बनाओगे ना तो आप लोगों को यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब आगे इसके क्वेश्चंस दिए हुए समझते हैं। यहां पर दिया है इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो भाई इस दंड आलेख में सूचना यह दी गई है कि भाई वर्ष 2005 और 2006 और 2006 और 2007 में बच्चों द्वारा विषयों में, है ना, बच्चों द्वारा विषयों में जो उनके कह सकते हैं कि उनके मार्क्स, मतलब उनके विषयों में क्या क्या उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है या उनने क्या क्या विषयों में अपने विषयों को ठीक किया है, ये यहाँ पे सूचना यहाँ पर दी हुई है कि भाई बच्चे पिछले साल गणित में अच्छे थे, इस साल और अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, तो हमें ये सूचना यहाँ पर दी हुई है। अगला क्या है, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, अब आप इस दंड में देख सकते हैं। अब इस दंड में देखकर आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा सुधार किस में हुआ है? भाई मुझे सबसे ज्यादा सुधार तो गणित में ही लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि गणित में विद्यार्थियों की तरक्की सबसे ज्यादा हुई है ना, क्योंकि गणित में बच्चे सबसे ज्यादा है ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला बोला है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट हुई है। तो भाई मेरे हिसाब से तो अंग्रेजी में हुई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में पिछले साल अच्छे थे, इस साल गिर गए, है ना। तो यहां पर अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो यहां पर वो बच्चे क्या हो गए, यहां पर उनका परफॉर्मेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, किस विषय में प्रदर्शन सामान्य रहा। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहां पर जो हिंदी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहां पर उनका जो प्रदर्शन है पिछले साल भी जैसे ही थे, इस साल भी वैसे ही है। तो कितना ईजी हो जाता है हमें एक दंड आलेख के द्वारा किसी भी सूचनाओं को बताने में, हमें बहुत आसानी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, है ना। जैसे एक प्रेजेंट एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे कि कोरोना 2020 से लेकर 2021 के बीच में हमारा जो बनेगा 21 और मतलब 20 और 21 के बीच का जो बनेगा, तो यहां पर हम बता सकते हैं कि उसमें बीमार होने वालों की संख्या और उसमें 2020 में और 2021 में हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा खतरनाक वो 2020 में था कि 21 में था। तो यहां पर हम लोगों को उस दंड आलेख से पता पड़ जाएगा कि सबसे ज्यादा क्षति, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान कब हुआ है, 2020 में हुआ है कि 2021 में हुआ है। तो हमको एक दंड आलेख के द्वारा हम लोग उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो इसलिए तो मैंने बोला भाई आंकड़ों को व्यवस्थित करना, हमारा जो चैप्टर का नाम है ना आंकड़ों का प्रबंधन, तो आंकड़े इतने सारे होते हैं तो उनको व्यवस्थित कैसे करें। तो उनको व्यवस्थित करने के लिए यहां पर हमें कुछ मेथड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने पहले चित्रालेख पढ़ा, फिर हमने दंड आलेख पढ़ा, फिर ये द्विदंड आलेख है, और आगे देखते हैं और क्या क्या है। मतलब हमारे पास आंकड़े ऐसे होते हैं जिनका प्रबंध हम लोग ऐसे नहीं कर पाते, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें आंकड़ों का प्रबंधन करना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें, मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं जिनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमको बहुत ज्यादा इनका यूज आता है। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे कि यहां पर एक टीम और दोनों टीमों के बीच का परफॉर्मेंस हमको बताया जाता था कि भाई इस माध्यम से बताया जाता था कि भाई ये रहा और यहाँ पे एक रेखा चलती थी ऐसी 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 ऐसी, और एक दूसरी टीम की भी एक ऐसी रेखा चलती थी, तो वहां पर ऐसे पॉइंट बने होते थे इस तरह से, है ना। इसका मतलब ये होता था कि इसका इतने टाइम पे एक विकेट कब गिरा, इसका ये विकेट कब गिरा। तो यहां पर उन सूचनाओं को हमको इस तरह से बताया जाता था। तो यहां पर यही सूचनाएं हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा सा अलग है, बाकी चीज है वो एक ही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, अब ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर। अब आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि अब ये जो हमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इस वर्ग अंतराल से हम ये कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है कि यहां पर एक भिन्नता के साथ दंड। अब एक भिन्नता के साथ दंड का मतलब क्या है, देखिए दंड वो भी था, दंड ये भी है, लेकिन फर्क क्या है, अब इनके बीच में गैप नहीं दिख रहा है आपको, आया समझ में, इनके बीच में आपको गैप नहीं दिख रहा है, ये जुड़े हुए हैं। अब ये एक भिन्नता के दंड कब होंगे, जब आपको इस तरह का वर्ग अंतराल दिखेगा।
ठीक है। अब ये वर्ग अंतराल आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि 10 से लेकर 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब देखिए ये दंड आलेख की जरूरत हमें कब पड़ती है मैं आपको बताता हूं। अब मान के चलिए, है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना, मान के चलिए कि आपके यहां पर एक मतलब जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना, अब 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना, अब 50 स्टूडेंट्स में आपके टीचर ने एक मैथ्स का टेस्ट लिया। तो अब मैथ्स का टेस्ट लेने में क्या हुआ भाई, चलो इसमें 60 बच्चे, चलिए आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, है ना। अब आपकी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो आपकी क्लास में मैडम ने एक क्लास में टेस्ट लिया कि भाई उस टेस्ट में बताओ कि 0 से लेकर 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो भाई 2 बच्चे हैं जिनका 0 से लेकर 10 में, 0 से लेकर 10 के बीच में जिनके मार्क्स हैं। फिर उसके बाद 10 से लेकर 20 के बीच में कितने हैं भाई, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 20 के बीच में हैं। उसके बाद 20 से लेके 30 मार्क्स किसके हैं, तो भाई 21 बच्चे ऐसे हैं। फिर उसके बाद 30 से लेके 40 19 बच्चे हैं। 40 से लेके 50 7 बच्चे हैं। 50 से लेके 60 एक बच्चा है। मतलब टीचर ने एक 60 मार्क्स का टेस्ट लिया, है ना। अब उस 60 मार्क्स के टेस्ट में टीचर ने, अब बहुत सारे बच्चे, अब उनको ऐसे लाइन में तो खड़ा कर नहीं सकते, तो मैडम ने एक काम करा कि भैया जो 0 से लेके 10 वाले बच्चे वो एक तरफ हो जाओ, 10 से लेके 20 वाले बच्चे वो उधर हो जाओ। अब इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है कि जो 0 से लेके 10 है और जो 10 से लेके 20 है, तो यहाँ पे 0 से लेके जो 10 है ना उसको 0 से लेके 9 तक लेंगे। तो भाई 0 से लेके 9 तक इधर आ जा और 10 से लेके 20 तक इधर आ जा, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक। तो उसमें ये पता पड़ गया कि भाई ये बच्चे जो हैं ये मार्क्स वाले हैं। अब फिर उनको हमने क्या करा, एक कायमे, इसको कहते हैं एक भिन्नता के साथ दंड। तो एक भिन्नता के साथ दंड में हमने ये बताया, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ये बताया यहां पर कि भाई ये 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हमने देखा था कि 0 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे। तो यहां पर 0 से लेके 10 के बीच में हमने ये पहला ग्राफ उठा दिया। उसके बाद 10 से लेकर 20, तो 10 से लेके 20 के बीच में कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, तो हमने ये ग्राफ उठा दिया। ठीक है। फिर 20 से लेके 30 के बीच में 21 थे, यह आ गया। फिर 30 से लेके 40 के बीच में 19 थे, यह आ गया। 40 से लेके 50 में इतने थे और 50 से लेके 60 में। तो ये एक भिन्नता के साथ दंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बीच में आपने गैप नहीं देखा है। देखो यहां 10 है तो यहां 10 है, यहां 30 है तो यहां 30 है, यहां 40 है तो इधर 40 है, फिर यहां 50 है तो इधर 50 है, तो कहीं गैप नहीं दिख रहा है आपको। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो एक भिन्नता के साथ दंड है। अब देखिए यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हैं आइए हम देखते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन और इसके आंसर्स हमें डिफरेंट दिए हुए हैं। यहां पर दिया है कि कोई भी क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों के वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर पुनः विचार कीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो क्या बनेगा कि भाई सबसे ज्यादा, है ना, मतलब कौन सी कैटेगरी है, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स देने वाले, है ना, वो कहां, मतलब कौन से हैं, मतलब कौन से वर्ग अंतराल में है। तो हम बताएंगे कि भाई 20 से लेकर 30, 20 से लेकर 30 मेरा वर्ग अंतराल ऐसा है कि जहां पर 21 बच्चे हैं जहां पे 20 से लेकर 30 मार्क्स लेकर आए। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैं बता सकता हूं कि यहां पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहां पर 50 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स लेकर आए, तो हम यहां पर एक बच्चा बता देंगे, यहां पर ही आया। तो आया समझ में। अब आप और भी बता सकते हैं कि इसके अंदर मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूं। चलिए, तो यहां पर एक भिन्नता के साथ जो दंड है वो यहां पर ये खत्म होता है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या मेथड दी हुई है। आगे दिया हुआ है आंकड़ों का संगठन। अब देखिए आंकड़ों का संगठन, अब आपको यहां पर एक तालिका दिख रही होगी। अब उस तालिका के अंदर आपको 3 टॉपिक दिख रहे होंगे। एक तो पहला विषय, दूसरा दिख रहा होगा आपको मिलान चिन्ह, और तीसरा दिख रहा होगा विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है। तो यहां पर मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है, यहां पर दिया है कि यहां पर आपको बहुत सारे कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला, विज्ञान, आपको बहुत सारे ऐसा दिख रहा होगा। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि विद्यार्थियों की जो रुचियां बताई हुई हैं, रुचियां मतलब जैसे कला में,
कला में 7 विद्यार्थियों की संख्या है जो कला में इंटरेस्ट लेते हैं। गणित में इंटरेस्ट लेने वाले विद्यार्थी 5 हैं, विज्ञान में इंटरेस्ट लेने वाले विद्यार्थी 6 हैं और अंग्रेजी में इंटरेस्ट लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 4 हैं। तो आप लोग यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं आप यहां पर? आप लोग ये देख रहे हैं कि विद्यार्थियों यहां पर इतने सारे सब्जेक्ट है, अब इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें? अब इतने सारे विद्यार्थी हैं जो सब्जेक्ट को अलग अलग तरह से यहां पर उनका चॉइस होता है, उनका अलग अलग तरीके से उनका सिलेक्ट करने का तरीका होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर अब आंकड़ों का संगठन किया। कैसे संगठन किया? कि भाई देखो, कला वाले जो विद्यार्थी हैं वो 7 विद्यार्थी हैं जो कला वाले हैं, गणित के जो विद्यार्थी हैं वो 5 हैं, विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो 6 हैं और अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं वो 4 हैं, है ना। अब जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हां, हमको पता भी नहीं होता है लेकिन हम कभी कभी आंकड़ों का संगठन कर लेते हैं। कैसे? अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है, हमारे स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, तो आपको पता है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है और आप आंकड़ों का संगठन कर लेते हैं। कैसे? अब जैसे आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम डांस करेंगे, हम डांस करेंगे, हम इस गाने पे डांस करेंगे, हम इस गाने पे डांस करेंगे। तो आप क्या करते? डांस वाले बच्चे तो अलग कर लेते, आप लोग गाना गाने वाले बच्चे अलग कर लेते, है ना। आप लोग जो नाटक करते उन बच्चों को अलग कर लेते और जो बच्चे स्पीच देंगे उन बच्चों को अलग कर लेते। तो हो गया ना आंकड़ों का संगठन। तो हमने आंकड़ों का संगठन क्या बनाया? नृत्य, है ना, संगीत, है ना, उसके बाद सिंगिंग सॉन्ग, उसके बाद फिर क्या हो गया, है ना, स्पीच हो गई। मतलब आपने देखा कि 10 बच्चे जो नाटक करेंगे, 10 बच्चे जो डांस करेंगे, 5 बच्चे जो भाषण देंगे, 6 बच्चे जो गाना गाएंगे। तो इस तरह से हम लोग आंकड़ों का संगठन कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि इसको ही तो कहते हैं आंकड़ों का संगठन करना। तो यहां पर क्या हो गया? कला वाले। अब ये मिलान चिन्ह है, ये चीज क्या है? चलिए आइए मैं इसको समझाता हूं। मिलान चिन्ह को कैसे बनाते हैं? देखिए, यहां पर मिलान चिन्ह जो है, जैसे 7 है तो यहां पर हम बनाते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया 5। मतलब 5 का एक बंडल होता है, तो ये हो गया 5। अब आप उसके आगे 2 लाइन खींच देंगे तो ये हो गया 7। ठीक है ना। 5 बनाना है तो 5 तो बहुत इजी होता है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 6 बनाना है तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और 4 बनाना है तो 1 2 3 4। तो यहां पर ये बहुत इजी है मिलान चिन्ह। बस 5, आपको इसे कभी 10 बनाना है तो 10 के लिए क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गए 10। मतलब बंडल बनते हैं 5-5 के, तो 5-5 के बंडलों में हमको उसको बताना पड़ता है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है ना। तो आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर लिखा है आंकड़ों का वर्गीकरण। अब देखो आपको यहां पर इतने सारे आंकड़े दिख रहे हैं। अब इतने सारे आंकड़े हैं, अब इतने सारे आंकड़ों को कैसे वर्गीकृत करेंगे? वर्गीकृत करने के लिए क्या करेंगे? हम इनको इनका वर्ग अंतराल में इनको वर्गीकृत करेंगे। कैसे? जैसा कि ये, अब जैसे 0 से लेकर 10 के बीच में, अब आपको यहां पर ढूंढना पड़ेगा कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितने हैं। तो 0 से लेकर 10 में तो उसमें 10 नहीं आएगा, जैसे 1 हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा कितना? 1 1 1 1 तो हो गया, 1 के बाद 1 के बाद 1 के बाद ये हो गया 2, तो ये 2। ये 0 से लेकर 10 के बीच में, तो 0 से लेकर 10 के बीच में कितने आ गए? ये 2 हो गए। ऐसे ही जब आप ढूंढेंगे कि 10 से लेकर 20 के बीच में 10 है, 20 से लेकर 30 के बीच में 21 है, 30 से लेकर 40 के बीच में 19 है और 40 से लेकर 50 के बीच में 7 है और 50 से लेकर 60 के बीच में 1 है। तो टोटल कितने हो गए? 60 हो गए, है ना। अगर मैं आपसे बोलता कि आप एक काम करो, अब आप ये जितने भी दिए हुए हैं अब आप उनको कैसे अरेंज करोगे, तो आप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। तो हमने क्या करा? हमने उसको, जैसे अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। आप लोग जैसे मान के चलिए, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं आपके स्कूल का, है ना। अब स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो एक लाइन में खड़े हुए हैं, है ना। अब उसमें सारे बच्चे आ गए, 11th के 12th के सब बच्चे आ गए, लेकिन उन बच्चों का वर्गीकरण मुझे करना है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भैया जो मतलब 0 से लेके 10 साल के हैं, मतलब 0 से लेके तो नहीं हो सकता, चले 5 से लेके 10 साल के बच्चे वो एक तरफ हो जाए, है ना। 10 से लेके 15 साल के वो अलग हो जाए, 15 से 20 साल के वो अलग हो जाए। तो ऐसा करके
यहां पर हमने एक आंकड़ों का वर्गीकरण किया, जो कि हमको, ये मैंने एक उदाहरण दिया था, तो यहां पर हमने उसी वर्गीकरण को मैंने बताया कि आंकड़ों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। भाई यहां पे 10 से लेके 20 के बीच में, तो 10 से लेके 20 के बीच में एक ही हो जाएगा आपका 10, है ना, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा ये, है ना, चौथा हो जाएगा ये हो जाएगा पांचवा, पांचवे के बाद फिर ये हो जाएगा छठा, फिर ये हो जाएगा सातवां, फिर ये हो जाएगा आठवां, फिर आपका हो जाएगा आठवें के बाद ये हो जाएगा ये, ऐसे ऐसे गिन लेते हैं। और ऐसे गिन के आप लोग अगर उनको ऐसे गोले बनाएंगे, फिर गोले बना के मिटा दो, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ये क्लियरली उभर के दिखते हैं कि भाई हाँ मैंने ये चूज किया है, क्या इसके अलावा कुछ है, ऐसे चूज किया जाता है। और हम लोग अपने आंकड़ों को क्या कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, जो कि हमने इस तरह से यहां पर किया है। तो बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप लोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहां पर क्या करना है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं कि भाई यहां पर दिया एक समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच कोई रिक्तता नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई खाल बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है ना। दंड की लंबाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या पे दर्शाती है, और यही उस वर्ग का बारंबारता होती है, ठीक है ना। अब जैसे ये परिसर को समान अंतराल में विभाजित किया गया है, ये देखिए यहाँ समान अंतराल में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पे आयु वर्षों में दी हुई है और यहाँ पे अध्यापकों की संख्या दी हुई है ना। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको दिख रही है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये चालू हो रहा है। तो अगर ये 0 से चालू नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे जिगजैग लाइन बना देते हैं। अगर ये 0 से लेके 10 पे चालू होता तो ये डायरेक्ट फिर यहीं से चालू होता, है ना। लेकिन ये चालू कहां से हो रहा है, 20 से लेके 25 में, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो एक जिगजैग लाइन यहाँ पर बना देते हैं। जैसा आप लोग देख ही सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्षैतिज अक्ष के अनुदिश है, यह दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है कि हम 0 से 20 तक की संख्या प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 से लेके 20 तक की संख्या प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे, अब इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए इनके आंसर कैसे देना है। यहाँ पर इसके आंसर देना है, कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 50 से कम है। मतलब कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 50 से कम है। तो अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 50 से कम है, तो यहां पे सारे टोटल हो जाएंगे 5, 2, 3, 6, 5, 4। आप इन सबको प्लस कर लो, उतने आपके जितने लोग हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। जब 50 से कम है तो 50 से कम है, तो यहां पर सारे जो विद्यार्थी हैं, ये सारे जो अध्यापक हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 35 से कम आयु वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है। अब 35 से कम वाले, तो 35 क्या है यहाँ, तो यहाँ पे 6, 5 और 4, तो ये 6 और 5 कितना, 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो 15 जो विद्यार्थी हैं वो आप मतलब जो अध्यापक हैं उनकी आयु 35 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर हमने एक दंड के आलेख मतलब दंड आलेख से हमने पहचाना, जिससे हमको बहुत अच्छे से ये पता हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो कहता है वृत्त आलेख। अब देखिए वृत्त आलेख जो है वो क्या है, ये मैं आपको पूरा बताता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पर वृत्त में क्या दिख रहा है, मतलब अब जो हमारा वृत्त में, वृत्त के जरिए हम कैसे बताएंगे कि यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल से पृथ्वी है, पृथ्वी में हम कैसे बताते हैं कि 1/4 भाग पे पानी है, हम उन आंकड़ों को हम एक वृत्त के रूप में बताते हैं, है ना। जैसे यहां पर एक क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया नीचे वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। एक दिन में एक बच्चे द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यतीत किया गया समय, टीवी पर विभिन्न कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या, है ना। क्या आप बता सकते हैं कि किस कार्य में बच्चे का सबसे अधिक समय व्यतीत होता है, किस कार्यक्रम को देखने में वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 2 हमें दिया हुआ है। जैसे बच्चा है तो बच्चों को आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एक दिन में बच्चे द्वारा विभिन्न कार्य में व्यतीत किया गया समय, जैसे सोना है, आपको दिख रहा है ये ग्राफ सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो ये बच्चा सबसे ज्यादा सोता है। स्कूल के काम में ये है ना, उसके बाद गृह कार्य के लिए इतना समय, खेल के लिए इतना समय और अन्य के लिए इतना समय। तो ये सब काय में दिया हुआ है, हमें वृत्त के रूप में दिया हुआ है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बनता कैसे। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि मनोरंजन यहां पर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, मनोरंजन यहां पर दिया हुआ है 50% दिया हुआ है। तो 50% निकला कैसे, और ये 50% का ये पूरा आधा आधा कैसे हो गया। देखिए सबसे पहले हमें जरूरत क्या पड़ती है, जैसे 50 है ना,
उस 50 को हम लोग क्या करेंगे, 50 का प्रतिशत है तो यहां पे लिखाएंगे 100 नीचे और गुणा कर देंगे 360 से, ठीक है ना। 360 से क्यों करते हैं, 360 से इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास जो है वो क्या आता है, यहां पर हमारा जो पूरा जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 का होता है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है ना, पूर्ण कोण होता है, पूरा कोण होता है, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, 360 का होता है। तो यहां पर क्या हो गया, 1 0 से 1 0 चली गई, 1 0 से 1 0 चली गई। अब 36 का जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 5 या 15, 16 17 18, 180 डिग्री। तो आपने देखा होगा 180, तो ये पूरा आधा, 360 का जो आधा होता है वो 180 होता है, तो ये पूरा हो गया। ऐसे ही फिर हम लोग क्या करते हैं, चांदे की सहायता से हम इसको बनाते हैं और इसको बनाने के बाद फिर चांदे की सहायता से हम यहां पर बाकी के जो एंगल हैं, बाकी के जो कोण बनेंगे अंदर, हम चांदी की सहायता से ही बनाते हैं। ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया। वैसे ही आप लोग अगले जो क्वेश्चन जब करेंगे, हमारा 4.2 जो है वो पूरा इसी के ऊपर है, ताकि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वृत्त आलेख, वृत्त आलेख से हमारे दंड आलेख, मतलब हमारे जो आंकड़ों को बताना कि भाई वृत्त के जरिए कैसे बताया जाता है, किस कार्य में बच्चे का सबसे अधिक कार्य व्यतीत होता है। तो आपने देखा है कि यहां पर सबसे ज्यादा किस, सोने में, तो हम हमारा आंसर लिख सकते हैं सोने में। किस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 50% मनोरंजन के कार्यक्रम देखने की ज्यादा यहां पर। मतलब सीधी सी बात यह है कि ये जो आंकड़े हैं, अगर आंकड़े हमें किसी भी पिक्चर के माध्यम से या दंड के माध्यम से या वृत्त के माध्यम से बताया जाए तो उससे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किसकी कितनी ज्यादा मात्रा है, सीधी सी बात है। तो चलिए यहां पर हमारा जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो परिचय हमने लिखा, वो मैंने आपका यहां पे कंप्लीट किया। परिचय क्यों जरूरी होता है ये भी मैंने आपको बताया कि परिचय की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम अपना अध्याय करेंगे, उस अध्याय के अंदर जो परिचय है, अगर हम उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे तो हम लोग अपने चैप्टर को, मतलब अपने प्रश्नावली को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आती है हमारी छोटी सी बात, आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं। तो वैसे तो आप हमारे जो वीडियो हैं आप लोग देख सकते हैं काय के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं, हमारा जो ऐप है आप उससे भी देख सकते हैं, और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाकर हमारा वीडियोस को देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के लिए करेंगे क्या, आप सबसे पहले गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग टाइप करेंगे तो आप हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे। वो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो लिखा है वो केवल लिख के नहीं रखा है, वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, इंडिया नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कोई फीस या कोई चार्ज नहीं देना है, आपको बस केवल अपना फ्री में वीडियो देखना है। मैं केवल इतना बता रहा हूं कि आप हमारे वीडियो देख कैसे सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि हम फ्री में यहां पर सारे कोर्सेज चलाते हैं, जो कि हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल भी है, हमारा हिंदी मीडियम भी है, यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, और आगे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड में अभी हमारे पास 12th क्लास है, 10th क्लास है, 9th क्लास है और 8th क्लास है। हम जब 8th पढ़ रहे हैं, 8th की गणित पढ़ रहे हैं, जब हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम गणित के सब्जेक्ट में चले जाएंगे। अब गणित के सब्जेक्ट में करना क्या है भाई, अब यहां पर आ गए। अब यहां पर आने के बाद अब आप लोगों को दिखेगा पाठ्यक्रम परिचय। अब यहां पर आपको परिमेय संख्या, एक चर वाले रेखीय समीकरण, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगे। पहले परिचय ओपन होगा, फिर आपका 1.1 ओपन होगा, फिर 1.2 ओपन होगा, फिर आपको जो प्रश्नावली देखना है आप क्लिक कर लो, वो आपके सामने एक वीडियो ओपन हो जाएगा। और वीडियो ओपन जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में होगा और बहुत अच्छे कंटेंट, मतलब बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन में होगा, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है हमारे चैनल पे जाना। तो बस करना क्या है, आपको बने रहना है, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।